नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि की। लेकिन अब देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत और असहयोग आंदोलन का प्रभाव गांव में कैसा है, शहर में कैसा है, अब बगान मजदूरों के बीच असहयोग का क्या अर्थ है। सही मायने में अगर हम बात करें, इस असहयोग का उद्देश्य जो आपको दिखाई देगा, स्वराज। स्वराज प्राप्ति। स्वराज का मतलब क्या होता है? खुद का शासन। अभी तक हम क्या थे? डोमिनियन भी हमें नहीं मिला हुआ था, हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। देश हमारा, निर्णय और डिसीजन कौन ले रहे हैं? बाहर के लोग ले रहे हैं। लेकिन यहां से हम क्या करेंगे? हम डोमिनियन की मांग करेंगे। 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें यही बोला गया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन वो हमें मिला नहीं। लेकिन उसके बाद हमें मिल क्या रहा है? जलियांवाला मिल रहा है। 1919 जलियांवाला मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है हमें? रॉलेट एक्ट मिल रहा है। तो इन सभी प्रभावों के कारण देश के अंदर में एक जन आंदोलन होता हुआ दिखाई देगा। हम इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लास्ट वीडियो के अंदर में हमने बात किया था। असहयोग का विचार गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के अंदर में दिया था। उनका मानना था, उनका कहना था, ये हमारे सहयोग से देश के अंदर में बसे हुए हैं। अगर हम इनसे ये सहयोग वापस ले लेते हैं तो संभवतः ये 1-1.5 साल के अंदर में इस देश से चले जाएंगे और ये हमारा सबसे बड़ा टूल होगा। तो हम इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं आंदोलन का प्रभाव शहर में कैसा है, आंदोलन गांव के अंदर में किसानों के बीच कैसा है, अब बगान मजदूरों के बीच इस आंदोलन का क्या प्रभाव होगा, देखते हैं, बात करते हैं। जैसे हमने बात किया था, असहयोग का मतलब किसी भी प्रकार से इनका सपोर्ट और समर्थन नहीं करना है। तो कैसे किया जाएगा? अच्छा, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ ना, ये जनवरी 1921। तो जनवरी 1921 वास्तव में इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। लेकिन आप बोलोगे आपने यहाँ पे जनवरी 1921 क्यों लिख दिया और यहाँ पर भी क्यों लिख दिया? तो यहाँ से खिलाफत आपको किताब के अंदर में मेंशन किया गया है रॉलेट एक्ट के बारे में, और असहयोग एक साथ मिल करके चलेगा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ। आपको पता है असहयोग मूवमेंट के बारे, सॉरी, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, जो मैंने पहली वीडियो के अंदर में बात कर रखी है। अगर वो आप पहली वीडियो देखोगे तो वहां पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में समझ में आएगा, आप यहां से कनेक्ट कर पाओगे। तो जनवरी 1921 में मुस्लिम लोगों के द्वारा जो भारत में खिलाफत मूवमेंट चलाया जा रहा है, खिलाफत मूवमेंट को गांधी क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन से जोड़ करके इस आंदोलन को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। तो इसीलिए जनवरी 1921 अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है आंदोलन की शुरुआत, तो 1 अगस्त 1920 क्या करना था? इस आंदोलन के माध्यम से सपोर्ट हमें नहीं करना था। तो क्या होगा? आंदोलन की शुरुआत, विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी हमें देखने को मिलेगी। गांधी के आह्वान को जनता ने स्वीकार किया और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। करना क्या था? इसके कारण शहरों के अंदर में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। दूसरा, शिक्षकों ने सरकारी संस्थान के अंदर में पढ़ाना, कार्य करना, मतलब सभी स्टाफ ने उसका बाइकआउट करना स्टार्ट किया। दूसरा, अदालतों के अंदर में वकीलों ने भी क्या किया? बहिष्कार किया। परिणाम, असहयोग आंदोलन अभी तक शहरों के अंदर में मध्यम वर्ग के द्वारा हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव हम गांवों और बिल्कुल निचले तबके तक भी हम देख रहे होंगे। यहां आपको इसका असर क्या पड़ा? क्या काम करना था? वो आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए ही इस देश के अंदर में क्या थे? आए हुए थे। अगर हम, उनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भारत में शासन नहीं था, व्यापार करना था। लेकिन समय के साथ में उन लोगों ने क्या काम किया? हमारी मेंटेलिटी को समझा और समय के साथ, जैसे 1757 और 1764, ये दो निर्णायक वॉर हमें इस देश के अंदर में दिखाई देगा। जब पहले तो राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर में कंट्रोल करना यहां से प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे 1757 से पहले इस देश के अंदर में क्या होगा? उनका मकसद और उद्देश्य क्या होगा? व्यापार होगा। जब व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए हैं, अभी हम क्या काम कर रहे हैं? उनका बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। तो 1920 और 21 के अंदर में
देखोगे आप लोग विदेशी कपड़ों का आयात क्या हो गया, घट गया, व्यापार पर असर। तो इस काल में देखोगे पहले जो व्यापार था उनके साथ में 102 करोड़ रुपए का, अब ये व्यापार घट कर कितना हो गया, मात्र 57 करोड़ रुपए का। तो क्या हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में उनके ऊपर में हम जरूर प्रभाव डाल रहे हैं। तो व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं को का व्यापार छोड़ दिया। दूसरा हम बात करेंगे इससे फायदा फिर क्या हुआ, तो हमें स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ना था। तो जब यहां हम बाइकआउट कर रहे हैं तो हमें अपना तो कुछ करना था। तो यहां पर आपको दिखाई देगा हम स्वदेशीकरण को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। लेकिन एक बात हमें यह भी ध्यान रखना है, ये सबके एक्सेस में नहीं होगा, ये सबकी पहुंच में नहीं होगा। जैसे स्वदेशी आंदोलन को बल मिलेगा, हथकरघा उद्योग देखो हाथ से कपड़ा बनाने वाला बनाया जा रहा है यहां पर। तो एक चीज हम देख रहे हैं, जब हम उनका विरोध कर रहे हैं तो उनके ऊपर में आर्थिक असर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम स्वदेशीकरण को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी वस्तुओं को बल मिल रहा है यहां पर। ये असहयोग आंदोलन के अंदर में हम देख पा रहे हैं। दूसरा देखोगे आप, चुनाव और राजनीतिक प्रतिक्रिया के अंदर में कई प्रांतों में चुनाव का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, असहयोग। हम क्या पढ़ रहे हैं, असहयोग, सहयोग नहीं करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मद्रास के अंदर में जो जस्टिस पार्टी, ये आपकी किताब में है और ये एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मद्रास के अंदर में जस्टिस पार्टी ने क्या है, बहिष्कार नहीं किया। कारण क्या है, ये चाह रहे थे हम काउंसिल के अंदर में जा करके देखें कि वास्तव में वहां पे चल क्या रहा है। तो वो सरकार में रहते हुए मांग कर रहे थे। पार्टी का नाम क्या है, मद्रास के अंदर में जस्टिस पार्टी। तो इन लोगों ने काउंसिल के जरिए अधिकार चाहते थे। दूसरा, आर्थिक बहिष्कार का प्रभाव क्या पड़ेगा, हमने ये देखा है, प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, आयात उनका घटा है, व्यापार के ऊपर में हमें असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़े की होली जलाई जा रही है, हम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देंगे, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग, मतलब पूरी तरीके से उनका सपोर्ट समर्थन नहीं करना। इसलिए हम इस पूरी घटना को अगर देखते हैं तो ये केवल राजनीतिक अधिकार के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये आर्थिक भी था। इसका प्रभाव हम नहीं, अगर सही मायने में अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों हमें दिखाई देगा। अच्छा, आर्थिक चुनौतियां क्या थी हमारे सामने, ठीक है, हम विरोध तो कर रहे हैं, तो क्या हमने स्कूल जाना छोड़ दिया, उनके द्वारा बाजार में दी जा रही वस्तुओं का हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो अब हम करेंगे क्या, यूज क्या करें, क्या जिस तरीके से हम बहिष्कार कर रहे हैं वैसे हमारे कांग्रेस के द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा क्या उसको उस लेवल पर उपलब्ध कराने का कोई काम किया जा रहा है, तो बात करेंगे हाँ किया जा रहा, पर उसकी स्पीड इतनी स्लो थी और चीजें इतनी महंगी थी कि आम जनता के एक्सेस में वो चीजें नहीं थी। तो इस कारण क्या होगा, असहयोग आंदोलन असफल होता हुआ दिखाई देगा। 1922 के अंदर में जब गांधी गिरफ्तार होंगे, असहयोग आंदोलन वापस हो जाएगा और उसके बाद में लंबे समय तक 1924 में गांधी जेल से छूटेंगे, 24 से लेकर के 1930 तक गांधी राजनीति से दूर है। 1930 में डायरेक्ट आपको दिखाई देंगे। इस बीच में फिर हो क्या रहा है, हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्या हो रहा है, आर्थिक चुनौतियां, खादी बनाम मिल कपड़ा। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है जो खादी है आपको महंगी और जो मिल का कपड़ा था वो क्या था, सस्ता था। तो हुआ क्या, मिल के कपड़ों का महंगा, सॉरी मिल के कपड़ा महंगा नहीं सस्ता, स्वदेशी जो थी वो क्या था, महंगा था। इस कारण हम स्वदेशी वस्तु जो थी वो आम लोगों के एक्सेस में नहीं होगी। दूसरा हम बात करेंगे, बहिष्कार को लंबे समय तक निभाना क्या था, कठिन था, क्योंकि हमें वो चीजें चाहिए भी तो। हम स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या स्कूल कॉलेज बनाया जा रहा है हमारे लिए, जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी उनकी आर्थिक स्थितियां बेकार हुई हैं, क्या उसको फुलफिल करने का हमारे पास कोई विकल्प है, तो थी ऐसा नहीं था कि हम काम नहीं कर रहे थे, वो बहुत स्लो प्रोसेस था। तो ब्रिटिश संस्था,
जैसे उसका हम बहिष्कार से दिक्कत क्या हुआ, बहिष्कार बंद तो कर दिया, तो लेकिन जो उसका हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, भारतीय संस्थाओं का जो विकल्प दिखाई दे रहा है उसका सॉरी देखो, स्थापना धीमी, ये वाला पॉइंट देखिए आप। ये आंदोलन सफल था लेकिन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं था। प्लान बहुत अच्छा किया गया था, प्लान अगर अच्छा था तो उसके लिए हमें पहले से क्या करना था, प्लानिंग करना था, लेकिन ये चीजें इतना इंस्टेंट हो रही थी, इतनी जल्दी संभव नहीं था। लेकिन एक चीज है, इसने पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में दिशा और बल प्रदान करने का काम जरूर किया है, तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि यह असफल रहा है। शहरों के अंदर में, शहर के अंदर में आंदोलन प्रभावशाली दिखाई देगा, मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण हमें दिखाई देगी, आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेगा। सीमाओं के बावजूद आंदोलन का ऐतिहासिक बनना और आगे के आंदोलन को एक दिशा देने में इसने क्या काम किया, अहम भूमिका निभाई, जो हम 1920 से लेकर के 1922 तक इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका के तौर पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में स्वराज, खुद का शासन, गांधी और किसानों की अपेक्षाएं। अगर हम चलते हैं गांव के अंदर में, तो गांव में हम देखेंगे क्या मतलब था, किसान गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे और इनका यह मानना था कि हमारे साथ हो रहे शोषण से अगर कोई हमें निजात दिला सकता है तो ये महात्मा बाबा हैं। इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाएगा गांव के अंदर में, इनके बहुत सारे टाइटल होंगे, मलंग बाबा, महात्मा, बापू, ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं। तो क्या हमें दिखाई देगा, महात्मा गांधी को अपना मसीहा मानते थे, उन्हें उम्मीद थी कि स्वराज से ही स्वराज से राहत मिलेगी, जब हमारा खुद का शासन हो जाएगा तभी जाकर के हम इन अंग्रेजों के अत्याचार से क्या होंगे, मुक्त होंगे। तो हमें गांधी के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। तो गांधी के द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है, जनता क्या कर रही है, इनके साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इनका सहयोग किया जा रहा है। दूसरा, स्वराज का अर्थ होता है शोषण से मुक्ति। शोषण से मुक्ति कब होगी, जब एक आताताई लोग जब हमारे देश में हैं, जब यहां से चले जाएंगे, ये पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में होगी, तो होगा क्या, हमें उनके शोषण से मुक्ति मिलेगी और हम अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजन जब ये चले जाएंगे तो हम स्वयं लेंगे। तो ये सब मेंटेलिटी, ये सब धारणाएं लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे और गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो और ग्रामीण जनता ने स्वराज को अपनी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा। तो इनका यह मानना था, अगर हमें क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा, जब भी जाकर के हम इन समस्याओं से निजात पा पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं आदिवासी क्षेत्रों के अंदर में, अगर हम आदिवासी क्षेत्रों में जानते हैं, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया था, उन लोगों ने उन सभी चीजों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का काम किया जहां से उनको रेवेन्यू प्राप्त हो सके। तो जंगल उन आदिवासियों का, जंगल वासियों का अपनी संपदा थी, लेकिन समय के साथ में बहुत सारे इनके ऊपर में कानून लाद दिए गए और इन्हें भी मजबूर किया गया अंग्रेजी नीति के अधीन रहते हुए काम करने का। तो ये लोग भी नहीं छूटे हुए थे। तो जैसे हम शहर के अंदर में देख रहे हैं, गांव के अंदर में देख रहे हैं, इसका प्रभाव हमें जंगलों के अंदर में भी दिखाई देगा। जैसे जंगल कानून का प्रतिबंधित क्षेत्र जो था, जो इनका था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, अब इन लोगों ने इन कानूनों का उल्लंघन करना चालू कर दिया। आदिवासी समुदाय भी आंदोलन से जुड़े, जंगल कानून का विरोध किया गया, वन संसाधनों की अधिकार की मांग की जाएगी, हमारा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ क्या होगा, हम असंतोष देखेंगे, हम आगे जाएंगे कि कौन कौन से लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे होंगे। देखते हैं जरा गांव के अंदर में स्थिति क्या है, किस चीज से लोग परेशान है, चाह क्या रहे हैं। तो जो गांवों का हम आंदोलन देखेंगे, वो लोकल लेवल पर स्थानीय समस्याओं से जुड़ा हुआ था। शहर के अंदर में देख रहे हैं, वो शहरी समस्याओं से जुड़ा हुआ था।
तो कहीं ना कहीं एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, इस आंदोलन का कोई एक बिंदु हमें नहीं दिखाई दे रहा कि हम इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये व्यक्तिगत दिखाई दे रहा है, लोकल लेवल पर दिखाई दे रहा है। लोग अगर किसी चीज से त्रस्त हैं, अगर हमें उससे निजात मिल जाएगा, यही हमारे लिए स्वराज है। तो वास्तव में क्या स्वराज या आजादी का मतलब ये था? नहीं। इस आंदोलन में अलग अलग धारणा होने के कारण, एक पथ ना होने के कारण, लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन कर लिया, जिसके कारण भी ये असफल होगा। क्योंकि अभी आगे जब जाकर के देखोगे, चौरी चौरा जैसे घटनाएं होंगी और इस घटना के कारण बहुत सारे पुलिस वालों की मृत्यु होगी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया, जैसे हम यहां पर कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहा हम लोगों को, जो गांवों के अंदर में समस्याएं हैं वो स्थानीय लेवल पे दिखाई देगी, जंगल के अंदर में उनकी लोकल लेवल पे उनकी समस्याएं होंगी, शहरों के अंदर में अपनी अलग समस्याएं होंगी। तो आप देख रहे हो, आंदोलन का असर गांवों तक पहुंचा, किसान और आदिवासियों ने भाग लिया, आंदोलन का स्वरूप शहरों से अलग था। अब यही हमारे लिए क्या है, लोगों ने एक समान ना समझ करके अपने अपने हित को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर में लोग आगे बढ़ेंगे। तो जमींदारों की मुख्य समस्या क्या थी? अंग्रेज और जमींदारों के माध्यम से किसानों का शोषण, अत्याधिक लगान, फ्री का काम करवाना, काम करवाया जा रहा पर उसका मेहनताना उनको नहीं मिल रहा है, लगान ना देने पे परेशान करना, मारना, सजा देना, कानूनी, अगर मान लो इनके साथ गलत हो रहा है तो इनको कानूनी संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। तो ये सभी समस्याएं जिम्मेदार होगी गांव के अंदर में लोगों को एक साथ करने में। देखते हैं अवध के अंदर में, यहां पे बच्चों आपकी किताब के अंदर में इस लीडर का नाम होगा, याद रखना, बाबा रामचंद्र। तो गांव के अंदर में देखो क्या, अवध के किसान, अभी हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर में बात किया, गांव के लोगों की समस्या क्या थी? जबरदस्ती काम करवाया जा रहा, फ्री का काम करवाया जा रहा है, उनके पास कानूनी अधिकार नहीं है, तो वो लोग मांग करेंगे लगान कम करो, बेगार बंद हो। नाई धोबी ने क्या काम किया, मतलब जिन लोगों ने जिस तरीके से संभव हो सका कि हमें बहिष्कार करना है, विरोध करना है, सब लोग वो काम कर रहे हैं। तो गांव के अंदर में देखा, गुंडम पहाड़ियां, आदिवासी जन समुदाय के अंदर में अल्लूरी सीताराम राजू, ये नाम याद रखना। इन लोगों ने गोरिल्ला युद्ध चला। गोरिल्ला का मतलब क्या होता है? फ्रंट बने, आया, लड़ाई लड़ी, छुप गए कहीं पे, पता नहीं क्या, जंगल के अंदर में कौन जाएगा इनको ढूंढने के लिए। गोरिल्ला का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में, जंगल के अंदर में पता नहीं कौन किधर से निकल के आया, हमला किया, निकल चला गया। तो यहां हमें दिखाई देगा गुंडम पहाड़ियों के अंदर में। अगला हम बात करेंगे असम के अंदर में, बगान मजदूरों की अपनी अलग समस्या थी, कानून लेकर के आया जाएगा। उस कानून के आधार पर बिना बगान मालिकों के परमिशन के कोई कहीं नहीं जा सकता था। तो यहां पर इन लोगों ने आजादी का मतलब क्या समझा कि हमें अपने घर आने जाने का स्वतंत्रता, हम जब चाहें। इसका मतलब ये थोड़ी ना थी आजादी का मतलब ये है, ये व्यक्तिगत मामला है। यहां पर हमें व्यक्तिगत मामला दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें व्यक्तिगत मामला दिखाई दे रहा है, ये कुछ क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। तो अलग अलग जगहों पर अलग 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 लोगों का प्रभाव हमें दिखाई देगा। यहां किसानों की मांग क्या है, ऑलरेडी पहले स्लाइड के अंदर में हमने बात कर लिया। यहां हमें बात करना थोड़ा सा इनके बारे में, जो आपके एग्जाम के अंदर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा किसानों की असहयोग मूवमेंट के दौरान, या डेट देगा 1920 के अंदर, 1920 से लेकर के 1930 में, 1920 से 1930 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं क्या थी, उस समस्या के कारण गांधी के साथ समर्थन किया जा रहा है। तो मुख्य समस्या, फ्री का काम करवाना, लगान कम किया जाए, सामाजिक बहिष्कार का अंत किया जाए, वहां पर था उसका सम्मानजनक जीवन जीना। पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा क्या समस्याएं थी और ये मांग की जा रही है। अवध के अंदर में आते हैं बाबा रामचंद्र, यहां दिख रहा है, एग्जाम के अंदर में आता है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों का नेतृत्व किया। अच्छा, इस पूरी घटना का प्रभाव क्या दिखाई देगा? अब अभी तक जो आंदोलन था, पीछे की स्लाइड के अंदर में हमने जाकर के क्या देखा था कि ये मूवमेंट हो तो रहा है लेकिन शहरों तक सीमित है। लेकिन अब यहां से आप लोग देखोगे
एक बिल्कुल निचले तबके तक चीजें पहुंच चुकी है। गांधी ने क्या काम किया, इस देश के जन जागरण, लोगों के अंदर में एक चेतना उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई है। और लोग राष्ट्रीय हित से जुड़ते हुए दिखाई देंगे, भले वो छोटे लेवल पर हो, लेकिन शोषण सबके साथ हो रहा है और उनके लेवल पर हो रहा है। अगर गांवों के अंदर में हो रहा है, किसानों के साथ में हो रहा है, ठीक है, वहां की समस्या थी जो उनके आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ था। जंगल के अंदर में अगर जाकर देख रहे हैं, ठीक है, उनके उनके आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ था। तो इस पूरे कालखंड के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक चीज जरूर दिखाई देगा, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सभी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से उनकी आर्थिक समृद्धि हो, और अपनी आर्थिक समृद्धि के कारण उनको जितना शोषण करना था उन लोगों ने किया, जैसा कानून बनाना था बनाया। और यही चीजें एक समय के साथ हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ जाकर के एक जब हमें आभास हुआ नहीं यार चीजें गलत हो रही है, तो हमें क्या था, एक नेतृत्व का अभाव। देखो गुस्सा तो सब में था, समस्याएं तो थी, लेकिन किसी के पास नेतृत्व नहीं था। जब तक नेतृत्व नहीं होगा, दिशा नहीं होगा, समर्थन नहीं होगा, तब तक कोई भी मूवमेंट सफल नहीं हो सकता। वो काम कौन करेगा, गांधी करेंगे, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाएंगे। अपने विचार नहीं बोलेंगे, वो जनहित का विचार था, लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, उनको समझाने में वो सफल हुए हैं। और इस तरीके से लोग क्या करेंगे, आएंगे और घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे हम। बगानों में स्वराज का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 1859 के अंदर में इस कानून के आधार पर मजदूरों की स्वतंत्रता पर क्या की जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। अब वो कौन सा रोक क्या था, कि बिना मालिकों के परमिशन के ये बागान छोड़ करके नहीं जा सकते थे। और वो जो बागान मजदूर थे वो चाहते थे कि हमें आजादी हो, जब हम चाहें जब हम चले जाएं और चले आएं। तो यहां देखेंगे महात्मा गांधी के विचार का असर असम के चाय बागानों पर पड़ा। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, लेकिन बल्कि बागान चार दीवारी से बाहर जा, देखो क्या है, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस चार दीवारी के बाहर जाने की आजादी और अपने गांव और परिवार से संपर्क साधने की आजादी। देखो इनकी क्या समस्या है, लेकिन ये समस्या शुरू से था नहीं। 1859 के अंदर में एक कानून लाया जाएगा, इमिग्रेशन एक्ट, और इस एक्ट के आधार पर इनकी इन अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। देखोगे आप क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन की खबर सभी जगह पहुंच रही है। हजारों मजदूरों ने बगान की गांधी आ गए हैं, एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से क्या करेगा, निजात दिलाएगा। निजात दिलाएंगे तो लोगों तक ये सूचना पहुंच चुकी है। अब हुआ क्या, हजारों मजदूरों ने बगान छोड़ दिया, विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा देखोगे हमें, इनको ये लगता था अब गांधी राज आ गया है तो गांधी राज में हमें क्या होगा, अपने अपने घर जाने का लोग प्रयास करने लगे, हमें कुछ अधिकार मिलेंगे। लोगों को लगा कि अब हमें जमीन अपनी मिलेगी, तो लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। रेलवे और अच्छा क्या काम करेंगे, होगा क्या, लोगों को लग रहा है अब ये होगा हमारे साथ, लेकिन परिणाम क्या हुआ, रेल और स्टीमर हड़ताल होने के कारण जब लोग निकले तो रास्ते में फंस गए, पकड़े गए, लोगों को मार दिया गया, मारा गया, पीटा गया। उनके साथ बहुत आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्लाइड के अंदर में। वे रास्ते में ही फंस गए, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उनकी पिटाई की जाएगी। कुल मिला जुला करके बात करेंगे, होगा क्या, गांधी राज के अंदर में इनको लगा अब हमें ये होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग करने का प्रयास करेंगे, रास्ते के अंदर में ही मजदूर फंसेंगे, अंततः इनको पकड़ लिया जाएगा, इनकी पिटाई की जाएगी, ये समस्या इनके साथ होगा। तो वास्तव में हुआ क्या, इसका परिणाम अगर हम बगानों के अंदर में जाकर के देखते हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो फलित होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेशन क्या होगा, कांग्रेस की रणनीति, अगर हम बात करेंगे स्थानीय अपेक्षाएं वर्सेस कांग्रेस की रणनीति,
इस आंदोलन की सीमा क्या है? कारण क्या है? इन लोगों ने 1920 नागपुर कॉन्फ्रेंस में अधिकार तो दे दिया, लेकिन प्लानिंग नहीं था बेहतर। क्योंकि शहर के अंदर में लोग स्वराज का अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, गांव के अंदर में स्वराज का अर्थ कुछ और निकाला जा रहा है। बगान मजदूर स्वराज का अर्थ क्या है, कुछ और निकाल रहे हैं। अगर उस स्वराज का अर्थ सभी जगह एक समान होता, ये मैसेज पहुंचा होता, तो संभवतः इसका परिणाम कुछ और होता। लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप देखोगे कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस ने स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और जरूरतों को अपने कार्यक्रम में पूरी तरीके से शामिल नहीं किया। बस असहयोग करना है, ये केवल शहरों को ध्यान में रख करके प्लान किया गया था। अगर उसी समय स्थानीय अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके प्लान करके लोगों तक मैसेज पहुंचा करके काम किया गया होता, तो संभवतः इसका परिणाम कुछ और हमें दिखाई देता। दूसरा, स्थानीय अपेक्षाएं थी क्या, या जनता का अनुभव क्या था, इसके अंदर में हमें दिखाई देगा। ये जो उन लोगों ने सोचा था, वास्तव में उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। देखो, जनता ने स्वराज का अर्थ अपने अनुभवों के आधार पर समझा। उनके लिए स्वराज का मतलब सारे कष्टों और दुखों का अंत है, स्थानीय लेवल पर। होगा क्या, अंततः देश के अंदर में असहयोग, ठीक है, हमें अहिंसात्मक नीति का अनुसरण करते हुए काम करना था। लेकिन हुआ क्या, इसका परिणाम क्या निकलेगा, हम ये देखेंगे। 1922 के अंदर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। यहां पर आपको दिखाई देगा क्या हो रहा है, एक भीड़ जाती हुई, कहां पर स्थान है ये, चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर में। कि तो शांतिपूर्ण जुलूस, पुलिस वालों के साथ क्या होगा, झड़प होगा, संघर्ष, झड़प हुआ। इसके अंदर में इस झड़प के कारण इस गुस्साई भीड़ ने इस थाने को चारों साइड से घेरा, गेट को बंद किया। अब बंद करने के बाद में 21 पुलिस वालों सहित एक थानेदार को मिला करके 22 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार किसको बनाया जाएगा, गांधी को। जैसे ही गांधी को एक बात पता लगा, क्योंकि हमें यह आंदोलन कैसे बढ़ाना था, किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ना था, अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसा के बहुत सबसे बड़े पुजारी। लेकिन हुआ क्या, यहां तो हिंसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर लोग मारे जा रहे हैं। अब जैसे ही ये घटना गांधी को पता चली, उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार गांधी को ठहराया जाएगा। कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बनाई। लेकिन 1922 से लेकर के गांधी जेल के अंदर में रहेंगे 1924 तक। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको जेल से रिहा किया जाएगा। हुआ क्या, चौरी चौरा की घटना से महात्मा गांधी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। गांधी का मानना था आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, हिंसा स्वतंत्रता के लक्ष्य के विरुद्ध है। तो इस तरीके से आंदोलन 1922 के अंदर में ये स्थगित हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग गांधी के इस निर्णय से नाखुश होते हुए दिखाई देंगे। बच्चों, एग्जाम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने हैं। जैसे इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंदर में किसके साथ में, किसके लिए लाया गया था, बगान मजदूरों पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा, चौरी चौरा घटना का कारण क्या था, इसका परिणाम क्या निकला, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। असहयोग आंदोलन की वापसी का गांधी ने क्यों लिया था, तो इस चौरी चौरा घटना के कारण, जो आपसे एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा। स्वराज की अलग अलग सामाजिक व्याख्या, हमने क्या देखा है, कांग्रेस ने जो प्लान किया था वो शहरों को ध्यान में रख करके
स्थानीय मुद्दों को उसके अंदर में शामिल नहीं किया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, लोगों ने अपने अपने मतलब से स्वराज का अर्थ निकाला। एक समान नीति ना होने के कारण इसका परिणाम क्या होगा, अलग, हर जगह पर मतलब अलग अलग होगा। तो अंततः क्या होगा, ये जो असहयोग आंदोलन है हिंसात्मक होने के कारण वापस लेना पड़ा। बेटा इस वीडियो में यहीं तक। हम अगली वीडियो के अंदर में बात करेंगे नमक से सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।